कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर लिया था और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला स्टडी नोट जो कि स्टडी नोट नंबर 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने केवल और केवल स्ट्रेटजी वर्ड को देखा कि स्ट्रेटजी क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और स्ट्रेटजी से किस तरीके से रिलेशन है ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमने देखा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी यूनिक होगी तो उसको कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में मार्केट में एडवांटेज मिलेगा। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है और आज हमें कंसंट्रेट करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। आज हमें कंसंट्रेट करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। देखो स्ट्रेटजी वर्ड आपने समझा, स्ट्रेटजी वर्ड का मतलब क्या था? स्ट्रेटजी वर्ड का मतलब था रणनीति, रणनीति बनाना, प्लानिंग बनाना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें और अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एलोकेशन कर सकें। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो मेनली है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में काफी सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं जिनको हम अप्लाई करके इंप्लीमेंट करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय विलियम एफ ग्लूक। ऑथर का नाम है विलियम एफ ग्लूक। उन्होंने हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन थी? ए स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस। जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कई डिसीजंस लिए जाते हैं, तो स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस मतलब डिसीजन डिसीजन डिसीजन, एक स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा की तरह कई तरीके के डिसीजंस यहां पे लिए जाते हैं। एंड एक्शंस, केवल और केवल डिसीजन लेना नहीं है, उनको इंप्लीमेंट भी करना है, उन पे एक्शन भी लेना है। विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी, ताकि हमारी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी या एक से ज्यादा स्ट्रेटजीज डेवलप हो सके और हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एज पर विलियम एफ ग्लूक, ए स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, ताकि हम स्ट्रेटजी डेवलप कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इसी तरीके से दूसरे ऑथर हुए, और दूसरे ऑथर कौन थे? दूसरे ऑथर थे अल्फ्रेड डी चांडलर। नाम इनके थोड़े अजीब अजीब से होते हैं। अल्फ्रेड डी चांडलर, इनका क्या कहना था? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड डी चांडलर इज डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है उनको डिटरमाइन करना, एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू कैरी आउट दीज गोल्स। अब जब ऑब्जेक्टिव और गोल डिटरमाइन हो जाए तो उनको अचीव करने के लिए एक्शन लेना, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करना ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो अल्फ्रेड डी चांडलर का क्या कहना था? लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, केवल डिटरमाइन नहीं करना, उसके बाद उनको अचीव करने के लिए एक्शन भी लेने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो विलियम एफ ग्लूक की डेफिनेशन थी और अल्फ्रेड डी चांडलर की डेफिनेशन थी, उनका अगर फाइनली क्रक्स देखें एक ही क्रक्स निकल के आता है। विलियम एफ ग्लूक ने कहा कुछ डिसीजन लेने और एक्शन लेना है ताकि हम स्ट्रेटजी बनाकर अपने गोल्स अचीव कर सके।
बिल्कुल अल्फ्रेड डी चांडलर ने भी यही कहा, लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाओ, डिटरमाइन करो और उनको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करो, एक्शन लो। सेम डेफिनेशन है दोनों की, बस लैंग्वेज का फर्क है। इसी तरीके से तीसरे ऑथर भी हुए, नाम है हैरिसन एंड सेंट जॉन। इनका क्या कहना है, रिसेंटली हैरिसन एंड सेंट जॉन डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट as the process through which organizations analyze and learn from their internal and external environment, establish strategic direction, create strategies that are intended to help achieve established goals and execute these strategies all in an effort to satisfy key organizational stakeholders। एक तरीके से हैरिसन एंड सेंट जॉन ने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। किस तरीके की प्रोसेस, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का और बाहर का, उसको एनालाइज करती है और उससे कुछ सीखती है। उसको एनालाइज करके वो क्या करती है, वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फाइंड आउट करती है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि देखो फाइनल टारगेट है ऑब्जेक्टिव अचीव करना। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मार्केट में लीडरशिप, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। और इनको अचीव करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट दोनों एनालाइज करने पड़ेंगे। बाहर का इसलिए कि कस्टमर क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर का बिहेवियर किस तरीके से है, ये तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। इंटरनली कि हमारी कैपेसिटी क्या है, क्या मैं मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये क्या है, इंटरनल एनालिसिस है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना, देन उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना कि हां कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कॉम्पिटिटर को कमजोर बनाने के लिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें इस तरीके से काम करना है। क्रिएट स्ट्रेटेजी बनाओ जो कि आपके गोल्स को अचीव कर सके, एंड इंप्लीमेंट करो इन स्ट्रेटेजी को ऑल इन एन एफर्ट टू सेटिस्फाई दियर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम करो। उनको सेटिस्फाई करने का मतलब एक ही है, प्रॉफिट कमाओ, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो, अर्निंग पर शेयर कंपनी की ज्यादा हो, कंपनी मार्केट में ग्रो करे, कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा हो। स्टेक होल्डर तो यही चाहता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, या फिर उसने जो शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वेल्थ बढ़े। तो हैरिसन एंड सेंट जॉन ने क्या कहा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करे, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फिक्स करे, स्ट्रेटेजी बनाए और उसको इंप्लीमेंट करे, ताकि जो स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन है उनको सेटिस्फाई किया जा सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड आइदर, जो कि मैंने पहले ही आपको कहा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो रिलेशन रखती है वो रखती है डिसीजन मेकिंग के साथ। इसमें लेने होते हैं कई तरीके के डिसीजंस ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज आइदर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग और ए सेट ऑफ एक्टिविटीज related to the formulation and implementation of strategies to achieve organization objective। तो सिंपल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग की जाती है, प्लानिंग की जाती है,
कुछ एक्टिविटीज की जाती है ताकि हम स्ट्रेटजीज बना सकें, उनको इंप्लीमेंट कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर सकें। तो सिंपल सी बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? देखो, स्ट्रेटजी का मतलब क्या था? स्ट्रेटजी का मतलब था रिसोर्सेज का एलोकेशन करके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट केवल आपको इतना ही कहता है, स्ट्रेटजी बनाओ और उसको इंप्लीमेंट करो और उसके लिए जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, वो करो और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करो। तो स्ट्रेटजी की डेफिनेशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन सिमिलर से लगने का कारण यही है, वहां पे आप केवल स्ट्रेटजी देख रहे थे, लेकिन यहां पे स्ट्रेटजी का मैनेजमेंट कर रहे हो। मैनेजमेंट मतलब इंप्लीमेंटेशन करना है, एक्शन भी यहां पे आपको लेना है। तो 4 डेफिनेशन आपके पास। अगर एग्जामिनर आपसे केवल 1 या 2 नंबर में डेफिनेशन पूछे तो लास्ट जो डेफिनेशन है उस पे आपको कंसंट्रेट करना है। लेकिन अगर एग्जामिनर 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन दे दे, बोले डिफाइन करो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, तो सिंपल सी बात है, आप ये चारों की चारों डेफिनेशन लिख सकते हो। अपने को चारों याद होनी चाहिए, कारण है एमसीक्यू क्वेश्चन 6 नंबर के। हमारे एग्जाम में 6 एमसीक्यू भी आने हैं और उसमें मे बी कौन से ऑथर की डेफिनेशन लिखी हुई हो हमें नहीं पता। हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही गिवन हो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइंस, उसमें पहली डेफिनेशन ये लिखी हुई हो, दूसरी ये लिखी हुई हो, तीसरी ये लिखी हुई हो, चौथी ये लिखी हुई हो और 5वां ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ हो। तो जब तक आपको ये चारों डेफिनेशन याद नहीं होगी, आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो हमें ये चारों की चारों डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सिंपल क्रक्स याद रखना है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेट ऑफ एक्टिविटीज, स्ट्रेटेजी बनाना, इंप्लीमेंट करना, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। हेडिंग पुट करो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको कॉपी करनी है। इसके बाद एक डिफरेंस आता है, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल टाइप ऑफ मैनेजमेंट। हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से पहले ऑपरेशनल मैनेजमेंट, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ा था, ओएम, और अभी आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। तो हमारे सिलेबस में ओएम और एसएम में डिफरेंस बताया हुआ है। 4 पॉइंट में ये डिफरेंस बताया हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये 4 पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में सिंपल से मॉडल्स होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल, सिमुलेशन मॉडल एंड रूटीनाइज्ड डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब डेली बेसिस पे जो काम करने हैं आपको, उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं आप कह सकते हो, क्योंकि हम वहां पे ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए काम करने का, किस जॉब को, कौन सी जॉब कौन से वर्कर को दी जानी चाहिए, कौन सी फैक्ट्री से कौन से वेयर हाउस में माल दिया जाना चाहिए। तो वो क्या है, रूटीनाइज्ड, रूटीन जो वर्क होते हैं उससे रिलेटेड डिसीजन होते हैं। जबकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मैं बात करूं,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन रहता है। क्यों? स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर के लिए बनानी है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है, तो हमेशा कंफ्यूजन होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी है और नॉन रूटीन डिसीजन यहां पे लिए जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो नॉन रूटीन। एक बार डिसीजन लिया, इंप्लीमेंट किया, उसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो सिंपल पहला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में रूटीन डिसीजन लिए जाते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नॉन रूटीन डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा, ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन, वो ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होगा, किस मशीन पे पहले काम होगा, फिर दूसरी मशीन पे कौन सा काम होगा, फिर तीसरी मशीन कहां पे लगेगी। जबकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्लाई होते हैं, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट के डिसीजन ऑपरेशनल स्पेसिफिक ही होते हैं, उसी ऑपरेशन में वर्क करते हैं। तीसरा, ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसा कि आपने कहा ऑपरेशनल स्पेसिफिक है, तो ये स्मॉल स्केल होता है। अगर आप कोई चेंज करते हो ऑपरेशन में तो वो केवल उसी ऑपरेशन को इंपैक्ट करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में किसी डिसीजन में चेंज करोगे तो वो फंडामेंटल और सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? पहले बोला हाँ करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आने की वजह से आपने वो डिसीजन चेंज किया और आपने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना, तो फिर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा, एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा। जबकि ऑपरेशनल मैनेजमेंट में अगर आप कहते हो मशीन ए के बाद बी पे काम होगा, बी के बाद सी, लेकिन बाद में आप डिसाइड करते हो ए के बाद पहले सी पे फिर बी पे होगा, केवल वही ऑपरेशन इंपैक्ट होगा, बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका इंपैक्ट नहीं आना। और फाइनली ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो रिसोर्स ड्राइवन है। आप अपने ऑपरेशन जो डिसाइड करते हो या ऑपरेशन का सीक्वेंस वगैरह जो डिसाइड करते हो, आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे, जितनी मशीनें होगी, उसी के अकॉर्डिंगली करोगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो ये एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखता है और एक्सपेक्टेशन ड्राइवन होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लिए जाते हैं, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो एक्सपेक्टेशन ड्राइवन होते हैं कि फ्यूचर में हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे डिसीजन ले सकता हूं। कहीं ना कहीं चार डिफरेंस है, सिंपल है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट रूटीनाइज्ड डिसीजन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नॉन रूटीन डिसीजन। ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशनल स्पेसिफिक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्लाई होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्मॉल स्केल चेंजेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंडामेंटल एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस। ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिसोर्स ड्राइवन होते डिसीजन होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेशन ड्राइवन डिसीजन हो सकते हैं। हेडिंग पुट करो डिफरेंस बिटवीन ओएम एंड एसएम, और ये चार पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप डिसीजंस ले रहे हो, उन डिसीजन को इंप्लीमेंट करोगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या उनको फायदे हो सकते हैं? जिसमें पहला फायदा है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है
वो बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको फुलफिल करता है, क्योंकि बोर्ड का काम होता है डिसीजंस लेना और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट रीजन दैट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट फॉर हैविंग ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का यह मानना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होनी चाहिए वो डिफाइन की जाती है। इज दैट क्योंकि इट डिस्चार्जेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है डिसीजन लेना और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक नई ब्रांच ओपन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो हमारे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट चल रहे हैं क्या उसमें से किसी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहला एडवांटेज डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा पॉइंट फोर्सेज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। फाइनल टारगेट है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ऑब्जेक्टिव को हम यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू एसेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीवेबल हैं, किस तरीके से उनको अचीव किया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब तरीका, डिसिप्लिन मतलब तरीका। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड ए डिसिप्लिन दैट enables the board and senior management to actually take a step back from day to day business। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट डे टू डे बिजनेस करते हैं, माल को खरीदना बेचना? ऑफ कोर्स नहीं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को कि आपको डेली रूटीन वाले काम नहीं करने, टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए सोचो। तो फोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, आप केवल और केवल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर के लिए सोचो। तो पहला एडवांटेज डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा फोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ये फोर्स करता है सीनियर मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप डेली कामों में मत फंसो, आप केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको कैसे अचीव किया जाए उसके बारे में सोचो। थर्ड एडवांटेज प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन किस तरीके से लिए जाएंगे उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल स्टाफ कैन मेक डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन। देखो सारे के सारे डिसीजन सीनियर मैनेजमेंट ले तो भी उनका टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, एक फैक्ट्री में 50 वर्कर है, अब अगर सीनियर मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कौन सा वर्कर क्या काम करेगा तो वो टाइम वेस्टेज है। बेटर क्या है, 50 वर्कर हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर हो और वो सुपरवाइजर डिसाइड करे कौन वर्कर क्या काम करेगा। सुपरवाइजर जो है अपने ऊपर के लेवल के बंदे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, तो सीनियर मैनेजमेंट केवल और केवल वही डिसीजन ले जो कि उसके लेवल के डिसीजन हो। तो सिंपल सी बात है, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए किस तरीके के डिसीजन किसको लेने हैं। तो स्ट्रेटजी प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल स्टाफ कैन मेक डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन। हर एक स्टाफ के पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने की भी पावर होनी चाहिए, डे टू डे जो डिसीजन लेने हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, ना तो पॉसिबल है, ना ही रियलिस्टिक है, ना ही अप्रोप्रिएट है। क्या रियलिस्टिक नहीं है, क्या अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है फॉर द बोर्ड टू नो ऑल द डिसीजंस
the executive director will have to make, nor it is possible, nor realistic or practical for the executive director to know all the decision the staff will make. सिंपल सी बात है, राम और श्याम दो वर्कर, तो सुपरवाइजर को डिसाइड करना है राम और श्याम से क्या काम करवाना है, कौन सा काम राम से करवा लूं, कौन सा श्याम से करवा लूं, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये चीज ना तो रियलिस्टिक है, ना अप्रोप्रिएट है, नॉट पॉसिबल है कि सुपरवाइजर ने डिसाइड किया कि राम ये काम करेगा, श्याम ये काम करेगा, और वो ये डिसीजन जाके बताए सीनियर मैनेजमेंट को. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रियलिस्टिक. एज सच इट सेट्स ए फ्रेमवर्क. तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए और एक क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए विद इन विच डिसीजन कैन बी मेड. सिंपल सी बात है, राम और श्याम क्या काम करें ये सुपरवाइजर डिसाइड करे तो ज्यादा बढ़िया है. तो कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेमवर्क होना चाहिए, कौन सा डिसीजन किसको लेना है, एक बाउंड्री होनी चाहिए. तो पहला एडवांटेज, डिस्चार्जेज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा, फोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. तीसरा, प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग. चौथा पॉइंट, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाई इन. सपोर्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए. अलाउिंग द बोर्ड एंड स्टाफ पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रेटेजिक डिस्कशन. जब भी कोई स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हो उसमें बोर्ड और स्टाफ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. enables them to better understand. इसका फायदा ये होगा, enables them to better understand the direction. सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में 4 बंदे हैं ए बी सी डी, चारों ही सीनियर लेवल के पर्सन्स हैं, चारों डिस्कशन करते हैं, कोई डायरेक्शन डिसाइड हो गई, कोई डिसीजन हो गया. अब उसको नीचे के 5 लेवल के पर्सन्स हैं उनको समझाना है. तो जब ऊपर से बात शुरू होगी नीचे तक आएगी, बातों में चेंजेस आ जाते हैं. हर एक पर्सन उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जो कि उसकी रेलेवेंसी है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है. किसी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए वो कम इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो फोर्थ पॉइंट कहता है, अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो उस टाइम पे स्टाफ और बोर्ड भी बैठे हों तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. एक तो आपको कोई दूसरा पर्सन कोई बात बताए, एक मीटिंग में जो डिसीजन हुआ एक थर्ड पार्टी आपको जाकर बताती है ये डिसीजन हुआ. एक आप खुद उस मीटिंग में थे, ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का आएगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कहां पे बनेगी, जब आप खुद उस मीटिंग को हैंडल करोगे. आप मेरी क्लास देख रहे हो, अब आपको जो चीज समझ में आई, अब आप उसी चीज को अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करोगे. क्या बिल्कुल उसी तरीके से अंडरस्टैंड करवा पाओगे जैसे मैं करवा पा रहा हूं? ऑफ कोर्स नहीं. अगर वही बच्चा डायरेक्ट मेरी क्लास देख रहा हो तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएगा. तो उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने भी फॉलो किया. इन्होंने कहा बोर्ड और स्टाफ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जब भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन चल रहे हो तब. वाई दैट डायरेक्शन वाज चूजन, ताकि वो उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ सके, क्यों ये डायरेक्शन चूज की गई उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उससे रिलेटेड क्या बेनिफिट होंगे वो भी अंडरस्टैंड कर सके. फॉर सम पीपल सिंपली नोइंग इज एनफ. कुछ लोगों के लिए किसी इंफॉर्मेशन को जानना ही सफिशिएंट हो सकता है. फॉर मेनी पीपल, बाकी पीपल के लिए, टू गेन देयर फुल सपोर्ट रिक्वायर्स देम टू अंडरस्टैंड. बाकियों के लिए जब तक उस काम को करने के लिए सपोर्ट ना हो तब तक मैं उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. तो सिंपली आप अपने माइंड में ये रख सकते हो कि सर सपोर्ट होना चाहिए किसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड बाई इन. बाई इन का मतलब होता है यहां पे, बाई इन का मतलब होता है यहां पे एक तरीके से पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग.
अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा तो आपको टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा। और पांचवा जो पॉइंट है वो है एनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। एनेबल्स कर सकता हूं क्या, जो आपकी प्रोग्रेस चल रही है उसको मेजर कर सकता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक डायरेक्शन डिसाइड करता है, काम ऐसे होना चाहिए। जब हमें पता है कि काम ऐसे होना चाहिए तो मैं जब काम चल रहा होगा तो ये देख सकता हूं, एनालाइज कर सकता हूं काम जैसे होना चाहिए था वैसे हो रहा है या फिर नहीं। तो इसका मतलब प्रोग्रेस मेजर की जा सकती है। इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फोर्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, और अगर ऑब्जेक्टिव सेट है एंड मेजर ऑफ सक्सेस, तो उसकी सक्सेस को भी आप मेजर कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं। द सेटिंग ऑफ measures of success requires that the organization first determine what is critical to its ongoing success, कि आपको सक्सेस अचीव करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट क्रिटिकल हैं, कौन कौन सी बाधाएं आपके सामने आ सकती है जिनको दूर करके हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। एंड देन फोर्सेस द establishment of objectives and keeps these critical measures in front of the board and senior management। एनालाइज करो कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन से क्रिटिकल एलिमेंट आपके सामने आ सकते हैं, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव वो सेट कर लो, और जो भी क्रिटिकल एलिमेंट्स है वो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के सामने रखो कि ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें ये दिक्कतें आएगी, तो इन दिक्कतों को किस तरीके से दूर किया जाए। तो पांचवा पॉइंट हो गया एनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने की उसको मेजर किया जा सकता है। और लास्ट जो एडवांटेज है दैट इज प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। जब भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ना कि किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट के बारे में, किसी एक सिंगल ऑपरेशन के बारे में, जो कि हम अभी पढ़ के आए थे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशनल स्पेसिफिक होता है जबकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है। तो एड्रेसिंग ऑपरेशनल इश्यूज रियरली लुक्स एट द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटररिलेटेडनेस ऑफ इट्स वेराइंग कंपोनेंट्स। अगर कोई ऑपरेशनल इश्यू है तो इस तरीके से एड्रेस होना चाहिए, केवल और केवल इस तरीके से एड्रेस होना चाहिए, या वही ऑपरेशनल इश्यू एड्रेस होने चाहिए जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। एसएम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेता है एंड लुक्स एट ऑल द कंपोनेंट्स एंड द इंटर रिलेशनशिप between those components in order to develop a strategy that is optimal for the whole organization and not a single component। अगर मैं कहूं हमारे 15 डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब भी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाएंगे, 15 के 15 डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाने चाहिए, ना कि एक सिंगल कंपोनेंट, एक सिंगल डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो देयर आर 6 एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला, डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, फोर्सेज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तीसरा, प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। चौथा, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन। पांचवा, enables measurement of progress, and sixth is provides an organizational perspective। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपके एग्जाम में जून 2017 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था, एनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको 6 नंबर की वेटेज थी, 6 आपके पास एडवांटेजेस हैं।
अगर आप ये 6 एडवांटेजेस मेंशन करोगे और अगर सही से मेंशन करोगे तो 6 में से 6 नंबर आपको मिल सकते हैं। मेनली आप पॉइंट याद करो, पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, अंदर का मैटर आप ऑटोमेटिकली लिख पाओगे। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया जून 2018 में, क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीम टू बी एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन 4 में से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज कौन सा नहीं है? पहला तो है डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा भी है प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, तीसरा भी है फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, चौथा एडवांटेज नहीं है इट कैन बी एक्सपेंसिव। नहीं, ये तो डिसएडवांटेज लग रहा है वैसे भी, तो फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी डी, इट कैन बी एक्सपेंसिव। ऐसा कोई एडवांटेज पीछे नहीं लिखा हुआ। हेडिंग पुट करो एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और ये आपको 4 जो स्लाइड्स है, ये 4 स्लाइड्स आपको कॉपी करनी है। अगर एडवांटेजेस हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के एडवांटेजेस हों और डिसएडवांटेजेस ना हो। दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसमें केवल अच्छाइयां ही हो, बुराइयां ना हो। तो इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है द फ्यूचर। आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हो वो बनाते हो फ्यूचर के लिए, एंड द फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटीसिपेटेड। हम स्ट्रेटेजी बनाते वक्त फ्यूचर को एंटीसिपेट करके चलते हैं। हम स्ट्रेटेजी बनाते वक्त फ्यूचर को एंटीसिपेट करके चलते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जैसा हम सोचें बिल्कुल वैसा ही हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड, मतलब फ्यूचर जब सामने आएगा तो बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा आपने सोचा था, अनसर्टेनिटी होती है। तो वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज दैट इट रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एंटीसिपेट द फ्यूचर इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप प्लान्स। क्योंकि जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो फ्यूचर के लिए बनाते हो, और फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है तो फ्यूचर में क्या होगा उस चीज को एंटीसिपेट करना जरूरी है। एंड एज वी ऑल नो, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इज नॉट एन इजी अंडरटेकिंग, और फ्यूचर को इंटरप्रेट करना, प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन है। आप एक आइडिया लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, आप एक दूरदर्शिता के बेसिस पे आइडिया लगा सकते हो क्या होगा, बट बिल्कुल सेम वैसा ही हो जैसा आपने सोचा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द बिलीफ बीइंग दैट इफ द फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड, जो मैंने सोचा अगर फ्यूचर में वैसा नहीं हुआ तो मेरी स्ट्रेटजी बेकार, देन इट में इनवैलिडेट द स्ट्रेटजी टेकन। सिंपल सी बात है, मैं सोच के चल रहा था 2019 में, मैं 2019 में सोच के चल रहा था कि पिछले 6-7 सालों से मेरा बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है, तो 2020 में भी मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, 2020 में भी मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन 2020 में कोरोना वायरस आने की वजह से बिजनेस हो गए ठप। तो क्या इस सिचुएशन को किसी ने एंटिसिपेट किया था? नहीं किया था। और अगर नहीं किया था तो सिंपल सी बात है, जो भी जिस बिजनेस ने स्ट्रेटजी बनाई वो सारी की सारी स्ट्रेटजी 2020 में इनवैलिडेट हो गई। पहला जो डिसएडवांटेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, दैट इज द फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड। दूसरा, इट कैन बी एक्सपेंसिव। स्ट्रेटजी बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना महंगा होता है। महंगा इन द सेंस इसमें काफी खर्चे लगते हैं, कॉस्ट लगती है। देयर इज नो डाउट दैट इन द नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस that cannot afford to hire an external consultant। देखो सिंपल सी बात है, क्या फ्यूचर को आप और मैं एस्टिमेट कर सकते हैं? क्या आप और मैं स्ट्रेटजी बना सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल लूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करना चाह रही है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना चाह रही है, लेकिन उसके लिए एक बाहर से कंसल्टेंट चाहिए, वो लेगा मोटा पैसा जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे ना कर पाए टू हेल्प देम डेवलप दियर स्ट्रेटजी। और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है तो कर पाएगी भी नहीं, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना काफी महंगा हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंसिस्टेंट विद द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि सभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो मैं भी बनाना शुरू कर दूं। अगर मुझे स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं है तो मत बनाओ, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खर्चे लगने वाले हैं। एंड दैट एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड टू अलाउ द कॉस्ट बेनिफिट डिस्कशन। और अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करने जा रहे हो, सोच रहे हो स्ट्रेटजी बनाने की, तो आप ये जरूर देखो कि आपको क्या तो खर्चे लगेंगे और क्या उससे बेनिफिट आएंगे। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल होगा तभी और तभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करो, अदरवाइज मत करो। टू बी अंडरटेकन प्रायर टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए एसएम प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है काफी महंगी होती है, एक्सपर्ट्स की इसके लिए जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये हो सकती है। तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने से पहले ये देख लेना चाहिए क्या खर्चे होंगे और क्या वहां से बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। अगर बेनिफिट एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो खर्चों से तभी और तभी उसको इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए तो ही बेटर होगा। पहला डिसएडवांटेज हो गया आपका फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड। दूसरा हो गया इट कैन बी एक्सपेंसिव। तीसरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट्स। देखो सिंपल सी बात है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो मेनली लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर डिजाइंड टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है। इफ यू आर लुकिंग एट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस टू एड्रेस एन इमीडिएट क्राइसिस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट वुड नॉट। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से फायदा होगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अगर
आपको आज कोई दिक्कत चल रही है और आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करके ये सोचो कि आज मैं इंप्लीमेंट करूंगा एसएम और आज ही मेरी दिक्कतें दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेंगे। और चौथा जो है दैट इज इंपीड्स फ्लेक्सिबिलिटी। इंपीड्स का मतलब होता है रोकना एक तरीके से। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बना लेती है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे कम हो जाती है। तो इंपीड का मतलब होता है बाधा आना, बाधा आना। और अगर आप बाधा आना नहीं सोचते समझ सकते तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं इंपीड्स फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जब आपका प्लान डिसाइड है ऐसे ऐसे मैं करूंगा, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। When you undertake a strategic management process, it will result in the organization saying no to some of the opportunities that may be available. आपने अगर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड कर लिया कि ऐसे काम करना है, तो अगर आपके सामने कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी भी होगी तो आप उसको नो कह के आगे निकलने की कोशिश करोगे। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, आपने डिसाइड कर लिया काम ऐसे ही होना है तो आप वैसे ही करने की उसको कोशिश करोगे। दिस इनएबिलिटी टू चूज ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग। और जब किसी काम में रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे, तो उस काम में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। इन एडिशन सम ऑर्गेनाइजेशंस develop a strategic management process that becomes excessively formal। कई बार एसएम इस तरीके से बना लिया जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है, काम होगा तो ऐसे ही होगा, ज्यादा फॉर्मेलिटी हो जाती है उसमें कि हम इससे इधर उधर होंगे ही नहीं, तो फिर वहां पे भी फ्रस्ट्रेशन आती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। इन दिस सिनेरियो the strategic management process has become the very tool that now inhibit the organization ability to change and adopt। तो ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं कर पाती, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट नहीं कर पाती। तो फोर्थ पॉइंट हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम होना, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाना। तो देयर आर 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड। दूसरा, इट कैन बी एक्सपेंसिव, खर्चा। तीसरा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे, इमीडिएट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और चौथा, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी में रुकावट आ सकती है, इंपीड्स फ्लेक्सिबिलिटी। हेडिंग पुट करो डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और ये 4 डिसएडवांटेजेस आपको कॉपी करने हैं।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट इज हम करते हैं स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। तो इसका नाम तो रखा हुआ है टॉपिक का स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रूट्स, लेकिन एक तरीके से ये स्ट्रेटजी के टाइप्स हैं कि स्ट्रेटजी जो डेवलप की जाती है वो किस किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रूट्स। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रूट्स। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रूट हमें नॉर्मली ये बताते हैं कि स्ट्रेटजी के जो डेवलपमेंट होती है वो किस किस तरीके की हो सकती है। तो आप इसको स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रूट्स भी बोल सकते हो, या फिर ये टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज भी हो सकती है, जिसमें फर्स्ट है अपना इंटेंडेड स्ट्रेटजी। नाम से ही क्लियर है, इंटेंडेड मतलब जो हम सोचते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। आप किस तरीके की स्ट्रेटजी चाहते हो, डेलिबरेटली फॉर्मुलेटेड और प्लान्ड बाय मैनेजर। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो किस तरीके की पॉलिसी की इंटेंशन रखते हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी की इंटेंशन रखते हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी की डिजायर्ड है, दैट इज नॉन एज इंटेंडेड स्ट्रेटजी। तो मैं किस तरीके की स्ट्रेटजी चाहता हूं, दैट इज नॉन एज इंटेंडेड। दूसरा रियलाइज्ड स्ट्रेटजी, मैं चाहता तो हूं इंटेंडेड स्ट्रेटजी, बट एक्चुअल में किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, दैट इज नॉन एज रियलाइज्ड स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटजी एक्चुअली बीइंग फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रैक्टिस। एक्चुअल में किस तरीके की हम स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, दैट इज नॉन एज रियलाइज्ड स्ट्रेटजी। इंटेंडेड मैं चाहता किस तरीके की स्ट्रेटजी हूं, रियलाइज्ड एक्चुअल में किस तरीके की फॉलो करता हूं। थर्ड अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजी, मैंने कुछ सोचा कि इस तरीके की मैं स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा बट नहीं कर पाया उस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो, दैट इज नॉन एज अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी जिसको मैं फॉलो नहीं कर पाया। द स्ट्रेटजी दैट डज नॉट कम अबाउट इन प्रैक्टिस और ओनली पार्शियली सो, या तो मैं अप्लाई ही नहीं कर पाया उस तरीके की स्ट्रेटजी को, या कर पाया पार्शियली कर पाया, पार्शियली नहीं कर पाया। There may be all sorts of reason for this. The plans are unworkable. The environment changes after the plan has been drawn up, and manager decide that the strategy as planned should not be put into effect, or people in the organization or influential stakeholders do not go along with the plan. अब मैं अपने जिस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहता था नहीं कर पाया, उसके कारण क्या हो सकते हैं, मैंने जो प्लान सोचा था वो वर्क नहीं कर पाया, प्लान गलत हो गया, या फिर मैंने जिस तरीके का एनवायरनमेंट सोचा था और एनवायरनमेंट में हो गए चेंजेस जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेटजी इनवैलिडेट हो गई। इसके अलावा मैनेजर ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी सोची थी उस तरीके से उसका इफेक्ट नहीं आ पाया, तो उसको हम अनरियलाइज स्ट्रेटजी बोलते हैं। सिंपल कहूं, मैंने सोचा था ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, नहीं कर पाया किसी भी कारण से, दैट इज नॉन एज अनरियलाइज स्ट्रेटजी। फोर्थ है इंपोज्ड स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी जो आपको मजबूरी में फॉलो करनी पड़ रही है। देयर में बी सिचुएशंस इन विच मैनेजर्स फेस व्हाट दे सी एज द imposition of strategies by agencies or forces external to the organization. Like पब्लिक सेक्टर में अगर आपकी कंपनी काम करती है तो हर स्ट्रेटजी आपकी नहीं चलेगी, उस पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो पब्लिक सेक्टर में अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाओगे तो मे बी वो स्ट्रेटजी आप फॉलो ना कर सको, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी जो स्ट्रेटजीज होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रेटजी बनाई, आपको वो मजबूरी में फॉलो करनी पड़ी, दैट इज नॉन एज imposed strategy. Government may dictate a particular strategic course of direction that is in public sector. और फिफ्थ जो लास्ट रूट है दैट इज इमरजेंट स्ट्रेटजी,
नाम से ही क्लियर है, इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे अगर कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ी तो दैट इज नॉन एज इमरजेंट स्ट्रेटजी। अनप्लान्ड, रिस्पॉन्स टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई जो मैंने नहीं सोची थी और उस सिचुएशन में एक अनप्लान्ड स्ट्रेटजी मुझे फॉलो करनी पड़ी, दैट इज नॉन एज इमरजेंट स्ट्रेटजी। तो सिंपल है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रूट, इंटेंडेड स्ट्रेटजी जो मैंने सोची, रियलाइज स्ट्रेटजी जो मैंने एक्चुअल में फॉलो करी, अनरियलाइज स्ट्रेटजी जो कि मैंने सोची बट अप्लाई नहीं कर पाया, इंपोज्ड स्ट्रेटजी जो कि गवर्नमेंट वगैरह की वजह से मुझे इंपोज करनी पड़ी मजबूरी में, और इमरजेंट जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में मजबूरी में अप्लाई करनी पड़ी। हेडिंग पुट करो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रूट, और ये 2 स्लाइड्स आपको और 5 रूट आपको कॉपी करने हैं। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट एक साथ ज्यादा पढ़ना ज्यादा समझ नहीं आता, जिसकी वजह से मेरी कोशिश यही है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं आपको एक क्लास में ज्यादा टॉपिक कवर ना कराऊं। कोशिश यही है 55 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटा 5 मिनट, बस इससे ज्यादा टाइम की वीडियो ना हो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेट ऑफ एक्टिविटीज, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ओएमएसएम में क्या फर्क है? ओएम में रूटीनाइज डिसीजन लिए जाते हैं, एसएम में नॉन रूटीनाइज डिसीजन लिए जाते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशनल स्पेसिफिक होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट स्मॉल स्केल चेंजेस करता है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसमें फंडामेंटल या सिग्निफिकेंट चेंजेस आप कर सकते हो। ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिसोर्स ड्राइवन होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए होता है तो एक्सपेक्टेशन ड्राइवन होता है। 6 इसके एडवांटेजेस हैं: डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाई इन, एनेबल मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। 6 एडवांटेजेस हैं तो 4 डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है द फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड, इट कैन बी एक्सपेंसिव, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे, इमीडिएट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट रूट 5 है: इंटेंडेड स्ट्रेटेजी, रियलाइज स्ट्रेटेजी, अनरियलाइज स्ट्रेटेजी, इंपोज्ड स्ट्रेटेजी एंड इमरजेंट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैंने जो लास्ट क्लास में स्ट्रेटेजी का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए वो आप रिवाइज करके आओ, ताकि थोड़ी वर्डिंग्स आपके माइंड में आना शुरू हो जाए कि हाँ स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें किस तरीके की वर्डिंग्स यूज हो रही है। तो कहीं ना कहीं आगे का जो टॉपिक है वो आप ज्यादा इजीली और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।